आज हम लोग बताएंगे कि जब आदमी योग को कम्प्लीटली करता है राइट अप टू द एंड, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसका कोई प्रूफ नहीं है, बिकॉज जिनको भी एक्सपीरियंस आया है वो दूसरे को एक्सपीरियंस नहीं दिला सकते। अगर दिला भी सकते हैं तो कुछ सेकंड के लिए, और दूसरे को जिसको एक्सपीरियंस मिलेगा वो भी ये प्रूव नहीं कर पाएगा कि मुझे एक्सपीरियंस मिला, ये बिकॉज ये पूरी की पूरी तरह से एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव है। जैसे कोई आदमी खुश होता है तो उसको पता है वो खुश है, लेकिन वो बता नहीं पाएगा किसी को कि मैं कितना खुश हूँ, कम हूँ कि ज़्यादा हूँ। बट ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। योग बहुत ही पुरानी साइंस है, अभी भी चल रही है। जितने भी रिलीजन्स हैं उतने ही मास्टर्स होंगे, बिकॉज यूजुअली रिलीजन्स मास्टर्स से ही पैदा होते हैं। जितने मास्टर्स हैं उतने ही पीक एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब उतने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। और क्या एक्सपीरियंस किया है, यही आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, आज हम पढ़ेंगे। ज़ेन योगा बुक 2 पेज नंबर 116। नाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग आज। नाड़ी समझते हैं ना? हमारी पूरी बॉडी में करोड़ों नाड़ियाँ हैं। हार्ट एक बड़ी सी जगह है जहाँ पर, जिसमें से ढेर सारी नाड़ियाँ निकलती हैं, खून लेके जाती हैं यहाँ से वहाँ। और ऐसी नाड़ी हैं जो बिजली लेके जाती हैं। नाड़ियाँ मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई चीज़ बहती है। बहने से मुझे याद आ रहा है, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि वो फाउंडेशन में, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में लोग रहते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और वहीं पर उन्हीं के बगल में गंगा जी इतनी गंदी होती जा रही हैं, तो उसको साफ़ करने का जिम्मा नहीं है। अगर अच्छी अच्छी बातें कोई करता है तो, मतलब थोड़ा सा वो रुष्ट आवाज़ में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, थोड़ा सा जैसे नाराज़गी होती है। जैसे माँ बाप नहीं कंप्लेंट कर दे, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है घर में ये काम करो वो काम करो। वैसे मुझे लगता है कि जो संस्था है, फाउंडेशन, कोई भी संस्था, चाहे देश हो चाहे फाउंडेशन हो, संस्था लोगों से बनती है, इंडिविजुअल लोगों से बनती है। और इंडिविजुअल लोगों की क्या जिम्मेदारी है, ये बहुत मुश्किल है डिफाइन करना, क्योंकि हर आदमी का जो मेन जिम्मेदारी है वो तो है अपना खुद का उद्धार करना। और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो भी लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं। कुछ लोग माँ बाप की जिम्मेदारी निभाते रहते हैं, बच्चों को पालन पोषण करते रहते हैं। कुछ लोग समाज सेवी बन जाते हैं, कुछ लोग पॉलिटिशियंस बन जाते हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन बन जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस चीज़ को वो अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। तो फाउंडेशन में जितने लोगों से मिला हूँ, इंक्लूडिंग वो भैया जिन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है, वो अपनी जिम्मेदारी तो उठा ही रहे हैं ना, अपने आप को जागरूक करना, अपने आप को स्पिरिचुअली आगे बढ़ाना। और यही तो काम है कृष्णमूर्ति फाउंडेशन का। नदी साफ करना थोड़ी काम है। और अगर नदी साफ करने का काम हो तो हम लोग फाउंडेशन हटा करके वहाँ पर एक नदी क्लीनिंग आयोग सेंटर खोल सकते हैं, जहाँ पर हम ये सब चीज़ें। मेरा पॉइंट ये है कि हम नदी को साफ़ करने के बजाय अपने अंदर की जो नाड़ियाँ हैं उसको साफ़ करना हमारा मेन काम है। जिन 2 नाड़ियों की बात मैं आज कर रहा हूँ, 2 नाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी? 2 साइड से जाती हैं, उनका नाम है इदा पिंगला, और बीच में से एक जाती है, उसका नाम है सुषुम्ना। उसमें होता क्या है, देयर आर 3 नर्व्स, इदा पिंगला सुषुम्ना। इदा पिंगला साइड से जाती है, सुषुम्ना बीच में जाती है। नॉर्मली दोनों ब्लॉक्ड होती हैं। जो दोनों के बीच में सुषुम्ना है वो ब्लॉक्ड होती है, इदा पिंगला तो काम करती रहती है, उसमें से बिजली दौड़ती रहती है। बिजली मतलब ये मत समझिएगा बिजली जो हम ये चलती है, हमारी बॉडी के अंदर जो बिजली दौड़ती है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बिजली है, ऐसी बिजली जिसका हमको एहसास भी नहीं होता। नॉर्मली जो बिजली चलता है हमारे बिजली के तारों में, उससे अगर हमको झटका लग जाएगा तो हम मर जाएंगे। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर इदा पिंगला में बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बिजली को दौड़ाई जाती है, ताकि हम कुछ खास अनुभव कर सकें। और इसी के बीच में सुषुम्ना नाड़ी हमेशा ब्लॉक्ड रहती है। जैसे नल का पाइप ब्लॉक्ड होता है। कब तक ब्लॉक रहता है? जब तक कि कोई इंसान सेक्शन 2B पर पहुंचकर इसको खोल न ले। मैंने कहा ना, ये सारी की सारी चीज़ों का प्रूफ नहीं है। अगर इसका प्रूफ जानना है
तो बस एक ही तरीका है, और वो है खुद अपने आप को इसकी साइंस के साथ डाल करके एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस करें। एक्सपीरियंस इज़ द ओनली प्रूफ इन स्पिरिचुअलिटी, और कुछ नहीं है। अगर कोई कहता है कि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है कुंडलिनी जागरण का, तो हम नहीं जान सकते कि उसको हुआ है कि नहीं हुआ। हम खाली अपने बारे में जान सकते हैं बस। फिर जब किसी का सेक्शन 2 खुलता है तब ये खुल जाता है सुषुम्ना। नॉट टिल पैसेज इज क्लियर कैन एनीवन प्रैक्टिस योगा। और योग मतलब क्या? फिजिकल बॉडी का मॉलिक्यूलर बॉडी के साथ इंटीग्रेशन। अभी हमको, मैं फिर से रिपीट करूंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। जितने भी लोग बात करते हैं ना, हम लोग आत्मा भी हैं, हम लोग सूक्ष्म शरीर हैं, और ये हैं और वो हैं, कुछ भी बोले, हमारे को जो एक्सपीरियंस है वो केवल फिजिकल बॉडी का ही है। जैसे ही मॉलिक्यूलर बॉडी, मतलब सपने में हम जाते हैं, हमको नहीं मालूम पड़ता कि हम मॉलिक्यूलर बॉडी हैं। हमको पूरी तरह से यही लगता है कि हम फिजिकल बॉडी में हैं और फिजिकल बॉडी में हैं, बस। बिल्कुल याद नहीं रहता कि हम कुछ और हैं। कुछ देर के लिए हम सपने में होते हैं, कुछ देर के लिए हम इस दुनिया में होते हैं। बट जब भी जहां पर भी रहते हैं, नॉर्मल आदमी जो योग को प्रैक्टिस नहीं करने की कोशिश करता, उसको और कुछ पता ही नहीं है कि वो फिजिकल बॉडी के अलावा कुछ और है भी। कह रहे हैं जिस इंसान ने भी, और योग क्या है? इस फिजिकल बॉडी का इस मॉलिक्यूलर बॉडी के साथ इंटीग्रेशन। मतलब पहली बार बच्चों के हाथ पैर होते हैं, दोनों पैर होते हैं, बहुत छोटे बच्चों के, लेकिन वो चलता है जब तो चल नहीं पाता, बिकॉज उसके दोनों हाथ दोनों पैर इंटीग्रेटेड नहीं होते। वो चल के इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है, बैलेंस करता है तो इंटीग्रेट करता है। जब चलता है, जब चलना सीख जाता है, देन ही लर्न्स द इंटीग्रेशन ऑफ हिज 2 legs। ऐसे ही जब आप योग प्रैक्टिसेस करते हैं और आपकी जब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, जिसमें एनर्जी, परमेश्वरी या फोर्स गुजरता है, तब आपको योग पॉसिबल हो सकता है। योग मतलब आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी का और आपकी फिजिकल बॉडी का, दोनों का एक्चुअल यूज। अभी तो खाली हम फिजिकल बॉडी का यूज करते हैं, और रात को 8 घंटे उसका यूज नहीं करते, पता नहीं क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हम। तो वही बोल रहे हैं, जब तक आपकी सुषुम्ना नाड़ी नहीं खुलती है, तब तक आप कोई भी योग प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। इवन एलिमेंट्री योगा, यहां तक कि जो बेसिक योगा है, वो भी नहीं कर सकते आप। देर आर आर्टिफिशियल मेथड्स टू क्लियर इट, लेकिन वो बहुत खतरनाक हैं। कुछ दवाइयां हैं जिसके जरिए हम सुषुम्ना नाड़ी में हम बिजली दौड़ा सकते हैं, लेकिन वो बहुत खतरनाक हैं। अगर किसी को जानना है कि ये कैसे खुलती हैं ये नाड़ियां, तो इसके लिए आपको ज़ेन योगा की पार्ट 1 पूरी तरह से पढ़ना होगा और उसको सीखना होगा, उसको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब जो बता रहे हैं मैं उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। सहर जी कह रहे हैं अटेंशन, एक लाइन में डेफिनेशन दिया है उन्होंने। 3 स्टेप हैं एडवांस्ड स्टेप योग में, धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा क्या है? अटेंशन फिक्स्ड अपॉन एन ऑब्जेक्ट इज धारणा। जब किसी भी चीज पर हमारा अटेंशन टिक जाता है, उसको हम बोलते हैं धारणा। आज क्या होता है, हम जब किसी भी चीज पर अपना ध्यान, किसी भी आदमी पर अपना ध्यान लगाते हैं, किसी भी सिचुएशन पर अपना ध्यान लगाते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है। और भटकता क्यों है? बिकॉज हमारे अंदर में डिस्टर्बेंसेस हैं, ढेर सारे टाइप्स के, ढेर सारे डर हैं, बीमारी हो सकती हैं, इच्छाएं हो सकती हैं, वो हमको डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं। लेकिन जब ये डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाते हैं, तब हम अपने माइंड को किसी भी चीज पर टिका सकते हैं। इसी को बोलते हैं धारणा। अटेंशन फिक्स्ड अपॉन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड धारणा। और जब वो ऑब्जेक्ट और जो मैं देखने वाला हूं, जब ये दोनों एक हो जाते हैं, यूनियन ऑफ माइंड एंड ऑब्जेक्ट इज ध्यान। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब्जेक्टिव है, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव नहीं। हम आपको इसका प्रूफ नहीं दिखा सकते कि मैं इस कैमरे को देख रहा हूं और मैं अपने आप को इस कैमरे के साथ खो चुका हूं, मैं हूं ही नहीं। ये मैं आपको प्रूव नहीं कर सकता। कहते हैं, लहरी महाशय के बारे में कहते हैं लोग, उनकी फोटो खींचते थे तो फोटो आती नहीं थी, बिकॉज वो उनकी बॉडी गायब हो जाती थी। गहरे मेडिटेशन में जाते हैं तो कहते हैं आपकी बॉडी गायब हो जाती है। मुझे अभी इसका एक्सपीरियंस नहीं है। जो पढ़ रहा हूं, जो समझ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान, धारणा क्या है? किसी भी चीज पर हमारा ध्यान, जब मेडिटेशन कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड होता है तो उसको बोलते हैं धारणा। जब किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड कर दिया हमने और अपने आप को भी उसमें खो गए, जब माइंड एंड ऑब्जेक्ट, जो चीज देख रहे हैं और जो माइंड है, ये दोनों जब खो जाते हैं, यूनियन हो जाता है इन दोनों का, दैट इज कॉल्ड धारणा। खोने का मतलब सोना नहीं, खोने का मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं। जब हम सोते हैं तब तो हम सपने में होते हैं या तो गायब भी हो जाते हैं।
बट यहाँ पर ध्यान मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो और जो सब्जेक्ट है वो, ये दोनों एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाते हैं। और समाधि क्या है? इट इज द कंडीशन ऑफ इल्यूमिनेशन। इसमें आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मैं तो यही कहूँगा, जैसे उस साधु के बारे में बताया था मैंने, जिन्होंने बच्चे के कपड़े के ऊपर हाथ रख के बता दिया बच्चा कहाँ है। बोलता है इस मोमेंट पे बच्चा है। और उन्होंने ये भी बता दिया, एक बच्चा अपने घर को छोड़ के भाग गया था, ये भी बता दिया कि जब तुम जाओगे मिलने के लिए तो बच्चा तुमको अपने आप आएगा मिलने। और ये हुआ, मेरी आंखों के सामने हुआ। तो मुझे लगता है ये चीज़ धारणा और ध्यान की वजह से ही मुमकिन हो पाता है। कल मैंने बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इसमें लगी है, जो हमारे लेवल पे काम की चीज़ है, वो ये है, एट एवरी स्टेप, ये बहुत दूर का स्टेप है, डिस्ट्रैक्शंस लेसन एंड कंट्रोल इंक्रीजेस। आप जब किताब पढ़ते रहते हैं तब भी, जब समझ रहे हैं तब भी, जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी ढेर सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। एक बच्चा बता रहा है सर हम प्रैक्टिस रोज़ नहीं कर पाते, कभी कभी करते हैं कभी कभी नहीं करते, हम रोज़ नहीं पढ़ पाते। कोई बोलता है इंग्लिश बहुत मुश्किल है, कोई बोलता है वीडियोस बोरिंग है। कुछ भी करते हैं, अगर आप उसको करने की कोशिश करते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। इसी डिस्ट्रैक्शंस को हम बोलते हैं लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, कि हम कुछ और करने लगते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप हफ्ते में एक बार करने की कोशिश करें तो हो सकता है कभी कभी हफ्ते में 2 बार हो जाएगा। तो ये मत गिनिए कि हफ्ते में 6 दिन नहीं हुआ या हफ्ते में 5 दिन नहीं हुआ। इस चीज़ के लिए हमको खुश होना पड़ेगा कि कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो किया। और जो हफ्ते में 1 दिन को कभी कभी 2 दिन कर दिया, ये क्या है? दिस इज रिडक्शन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। कम से कम 2 दिन के लिए तो आपका डिस्ट्रैक्शन कम हुआ। 2 दिन के लिए, दो पल के लिए तो हो पाया कम। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगा और कंट्रोल, आपका माइंड पे कंट्रोल बढ़ेगा। मैंने यही देखा है पिछले 15-20 सालों में, मेरे बॉडी में, मेरे फैमिली में, मेरे बिहेवियर में बिना कोशिश का कंट्रोल आया है। मेरी इच्छा थी कि मेरी कंट्रोल आए, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था मैं अपने साथ। तो आज मैं देखता हूँ मेरी फैमिली लाइफ क्यों खुश है, क्योंकि बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएं हैं जो होने वाली होती हैं और वो मुझे दिख जाती हैं, तो मैं रोक भी पाता हूँ। जैसे कार को चलाते हैं और गड्ढे के पहले रोक लेते हैं आप अंधेरे में, पता है ना आपको, कार में जब कार कभी आप देखेंगे तो रात को अंधेरे में बहुत मुश्किल होता है पॉट होल्स देखना, गड्ढे देखना और वो स्पीड ब्रेकर देखना। इसलिए एक्सीडेंट्स रात को ज़्यादा होते हैं, सुबह सुबह नींद में ज़्यादा होते हैं। लाइफ में भी ऐसे ही होता है, जब आप ड्रंक होते हैं, जब आप ओवर फेड होते हैं, जब आप ईगोइस्टिकली फेड होते हैं अपने अंदर, तो भी आप बहुत परेशान होते हैं। तो आपको चिंता ये नहीं करनी कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। आपको ये देखना है कि क्या मैं अंदर में कंट्रोल थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मैं अंदर में कंट्रोल थोड़ा थोड़ा आ रहा है। कंट्रोल बढ़ते जाता है। पिछले 25-30 सालों में मेरी खुशी का राज केवल यही है कि कौन कौन सी ऐसी बातें मैं बोल सकता था, और आज भी, आज मैं अभी भी देख रहा हूँ, रोज़ रोज़ ऐसा होता है कि मैं बहुत से लोगों से बहुत सी बातें अंदर अंदर से, मेरा माइंड चिल्लाता है बोलने के लिए, लेकिन मैं उसको देखता हूँ ऐसे अंदर अंदर और मैं उसको मुस्कुराता हूँ कि किस लिए, क्या ज़रूरत है। फिर वो शांत होकर मुझे देखता है, फिर वो बोलता है फिर मैं क्या बोलूँ, मेरा माइंड बोलता है फिर मैं क्या बोलूँ। तो मैं उसको बोलता हूँ कोई और अच्छी बात बोलो, कोई और अच्छी बात है तुम्हारे पास करने के लिए। तो माइंड बोलता है अच्छा रुको, मैं अपनी लाइब्रेरी में से खोज के लाता हूँ। फिर वो डर करके कुछ कुछ खोजता है, फिर अच्छी सी बात बताता है। और कभी कभी वो अच्छी बात सच्ची होती है और कभी कभी ज़रूरी होती है। तो हर लेवल पे आपका कंट्रोल बढ़ते जाएगा, आपका डिस्ट्रैक्शन कम होता जाएगा। और जब ऐसा होता है, द माइंड चेंजेस टू अ कंडीशन ऑफ कंट्रोल। आपका माइंड भी एक तरह का कंडीशन ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मतलब हर जगह पर माइंड आपका कंट्रोल्ड तरीके से बिहेव करता है, एक्सेप्ट जब आप उसको अलाउ करें कहीं जाने के लिए। ये बहुत खूबसूरत चीज है। बोलते हैं व्हेन कंट्रोल प्रिवेल्स माइंड फ्लोज पीसफुली। अभी मैं अपने आप को, अपने माइंड को चाहता हूं किसी एक चीज पर फ्लो करे, किसी एक चीज को देखे, उसके बारे में गहराई से सोचे, उसको परसीव करे। लेकिन जब इसको परसीव करता हूं तो मेरा माइंड कहीं और फ्लो कर जाता है, और जहां फ्लो करता है मैं वहां करना नहीं चाहता। दिस इज नॉट पीस, दिस इज डिस्ट्रैक्शन, दिस इज डिस्टर्बेंस। और जब कंट्रोल आता है आपका, तब धीमे धीमे, इसलिए एग्जाम्पल देते थे जीसस क्राइस्ट, बोलते थे कि हम लोग चरवाहे की तरह हैं और भेड़
की तरह होते हैं, भेड़ को कंट्रोल करता है ना चरवाहा, ऐसे ही आपका जब माइंड में डिस्ट्रैक्शन कम होते जाएगा तब माइंड फ्लो करता है जहां पर आप चाहते हैं वहां पर। बोल रहे हैं सक्सेसफुल कॉन्सेंट्रेशन इज मस्ट फॉर डायरेक्ट नॉलेज। अगर आप किसी भी चीज का, किसी भी इंसान का, किसी भी सिचुएशन का डायरेक्ट नॉलेज चाहते हैं तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन के बिना नहीं हो सकता। अगर किसी बंदे को फ्लिकरिंग अवेयरनेस है, बहुत देर तक बैठ नहीं पाता, तो वो डायरेक्ट नॉलेज नहीं ले सकता। इसीलिए आज की जनरेशन में ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है उसका कुछ लॉन्ग टर्म अच्छा बुरा मुझे पता नहीं, बट बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन्स और हर 10-10 मिनट पे मन करता है स्मार्टफोन खोलकर देखने का, तो उसकी वजह से हमको कंसंट्रेशन में दिक्कत होती है। एनीवे, लेकिन जो भी चाहता है कि वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करे रियलिटी का, लाइफ का, चीज़ों का, सिचुएशंस का, लोगों का, उसको कंसंट्रेशन चाहिए। और उसको आज नहीं तो कल, जैसे जनुगा बोलती है ना, द ऑब्जेक्ट टू बी अचीव्ड इज सफिशिएंटली वैल्यूड। उसको इस चीज़ को अपने कंसंट्रेशन की वैल्यू करनी होगी। उसको जानना होगा कि मेरी कंसंट्रेशन की वैल्यू हर उस चीज़ से ज़्यादा है जिसको मैंने आज से पहले दिया है। कोई आदमी मुझे नोबेल प्राइज़ देता है, कोई आदमी मुझे बहुत पैसा देता है, उससे भी ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है मेरा कंसंट्रेशन। जब इस चीज़ को मैं मेरे दिमाग में उतर जाएगा, मेरी लाइफ में उतर जाएगा, तभी हम लोग कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो सक्सेसफुल कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। जब ऐसा होगा तब हमारा माइंड फ्लो करेगा। बोलते हैं नोट दीज वर्ड्स, माइंड फ्लोज। पता है ना माइंड क्या है? बाहर की एनर्जी, आवाज़ आई, लाइट आई, आँख से जरिए, नाक के जरिए, कान के जरिए ब्रेन में गई और ब्रेन के जरिए बाहर आ रही है। अब बाहर आते समय ड्रर कहीं कहीं निकलती रहती है, कभी डिजायर के फॉर्म में, कभी डिस्टर्बेंस के फॉर्म में, कभी नेगेटिव इमोशंस के फॉर्म में, और ऐसे जैसे कभी बदबू निकल रही है, कभी दर्द निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है, यही चलता रहता है। लेकिन जब ये सब चीज़ें रुक जाती हैं तब आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति। द इनकमिंग कोडेड इम्पल्सेस form a continuous incoming flow and outgoing decoded thoughts form the outgoing flow। यही अंदर आने वाली एनर्जी होती है उसको इनकमिंग फ्लो बोलते हैं, और जब बाहर जाने वाली होती है उसको आउटगोइंग फ्लो बोलते हैं। सिंपल। बिफोर द करेक्टिव मेथड्स आर पुट इनटू प्रैक्टिस। जो भी इंसान करेक्टिव मेथड्स को नहीं डाल पाता अपनी लाइफ में, मैं था वैसा, और मैं जानता हूं इस लाइफ को मैंने जिया है, मैंने उस झंझटों को देखा है, उस प्रॉब्लम्स को देखा है, उसी की वजह से थी। इससे पहले कि आप करेक्ट मेथड्स को अप्लाई करें, द इंटरप्ले ऑफ क्वालिटीज ऑफ सेंटर्स, बच्चे की तरह होते हैं हमारे। आई सेंटर जो होता है एक ऐसी माँ की तरह होता है जिसको बेचारे के घर में 4-5 बच्चे पैदा हो गए हैं। कभी इसको खिला रही है तो वो चिल्ला रहा है, कभी उसको समझा रही है तो ये डांट रहा है। एक ऐसे आदमी की तरह होता है जिसकी कंपनी इसने स्टार्ट कर दी है लेकिन जानता नहीं कैसे मैनेज किया जाता है। इंटरप्ले ऑफ द सेंटर्स। इंटेलिजेंस है तो बड़ा इंटेलिजेंट, लेकिन उसको पता नहीं कि इमोशंस को और इंस्टिंक्ट्स को कैसे समझाया जाता है, उनको कैसे डील किया जाता है। वही बोल रहे हैं, द इंटरप्ले ऑफ द क्वालिटीज ऑफ सेंटर्स, दैट इज द इनर स्टेट ऑफ माइंड नंबर 1 इज इन अ स्टेट ऑफ केओस, अटर केओस। ये ऐसा ही होता है जैसे टीचर्स डे के दिन आपका स्कूल होता है। मैं तो डर गया था एक बार, आपको बताया था मैंने ना, बच्चे ऐसे कूद पड़े। आज मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया, एक सिंपल सी कोई प्रॉब्लम थी, बट इस चीज़ के लिए हम तैयार नहीं हैं। पर मैं बड़ा चाहता हूँ कि काश मेरे पास अगर स्कूल बन जाता और ये सब मेरे बच्चे मेरे पास आते तो मैं इसको एटलीस्ट हम लोग कुछ कर सकते इसके बारे में। एक छोटा सा बच्चा 7th क्लास में बच्चों को सेक्सुअलिटी आना शुरू हो जाती है। दे सी द डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो एक बच्चा है कोई 7th क्लास का, वो लड़कियों को देखता है तो अपने फ्रेंड को चाहता है, बोलता है एक लड़की जा रही है। ये लड़का शरीफ बच्चा है, अभी भी उसके अंदर मासूमियत बाकी है। तो ये जाकर के उसने अपनी मम्मी से बता दिया, उसकी मम्मी ने ट्यूशन टीचर से बता दिया, ट्यूशन टीचर ने आके प्रिंसिपल से बता दिया। तो प्रिंसिपल ने मुझे भेजा था जाकर इन्वेस्टिगेट करो कि ये बात सच्ची है कि झूठी है। तो मैंने बच्चों को बुलाया, दोनों को मैंने पूछा भाई क्या है, चक्कर क्या है। मुझे भी दिक्कत हो रही थी कि मैं कहाँ मैं, फिर मैंने बताया दोनों को कि नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इसको इस गेम को केवल 2 ही लोग खेलते हैं, जो लोग शादीशुदा होते हैं। अदरवाइज उन लड़कियों को क्यों परेशान करना? जिन लड़की को देख करके आप ललचा रहे हो, यू आर काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग थिंग फ्रॉम योर आइज ना। आपको कोई, अगर मैं आपको देख करके कहूँ मन में आपको मैं बुरा सोचूं आपके बारे में, हालांकि सेक्सुअलिटी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जो आदमी नहीं चाहता अभी, तब तो बुरा है ना। आपके पास खाना है जेब में, आपके पास पैसे हैं, आप नहीं देना चाहते और मैं मन ही मन छीन रहा हूँ आपसे,
ये तो एक तरह का वायलेंस है। तो बच्चे सुन रहे थे ध्यान से। तो एक केओस का स्टेट है हमारे मन के अंदर, हर आदमी के लाइफ में केओस का स्टेट है। आज मुझे एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बता रहा था, वो आईएएस ऑफिसर के लिए काम करता है। बोलता है आईएएस ऑफिसर और हम लोगों की ज़िंदगी एकदम नर्क है। ज़िंदगी नर्क नहीं है, हमारा जो माइंड है इसमें करेक्टिव मेथड्स अप्लाई नहीं किए गए हैं, वो है अटर केओस। केओस मतलब कमोशन, प्रॉब्लम। जब करेक्टिव मेथड्स और 3 स्टेप ब्रीदिंग करेंगे तब आपके सेंटर्स में हार्मनी होगी। तब आपका सेंटर्स ऐसा होगा जैसे ढेर सारे चिड़चिड़ करने वाले बच्चे और आपने उनको वो बैक पाइपर की म्यूजिक सुना दी। कहानी सुनी है ना बैक पाइपर की? नहीं सुना? उसमें एक आदमी जादूगर था, वो कहीं आया था, तो उसने गाना वाना म्यूजिक सुनाया, तो राजा बहुत खुश हुए। फिर राजा ने पैसे नहीं दिए उसको, तो उसने कहा ठीक है नहीं दोगे पैसे। फिर उसने बहुत अच्छी धुन बजाई, तो सारे बच्चे उसके साथ चल दिए, पूरे शहर के बच्चे लेकर चला गया, गायब कर दिया सारे बच्चों को। फिर जब उसको बुलाया गया, पैसे वैसे दिए, तब सारे बच्चों को वापस। आपकी धुन के हिसाब से आपके बच्चे, आपके माइंड सुनते हैं, जो आप कहते हैं वो सुनते हैं। बहुत पुरानी कहानी है इंग्लिश की। तो आपके सेंटर्स हार्मनी में हो जाते हैं, सारे के सारे एक साथ आपकी बात सुनते हैं, आपका माइंड सुनता है। नॉट ओनली द माइंड वन इज डेवलप्ड, तब जाके पहली बार आपका माइंड वन मतलब आपका इंटेलिजेंस, आपका इमोशन और आपका इंस्टिंक्ट डेवलप होता है। तब जाकर पहली बार आप जानवर से इंसान बनने की तरफ जाते हो। अभी तो हम जानवर ही हैं, केवल एक इंसान की परत है, हमने रोक रखा है। हम वेट कर रहे हैं कि कब मौका मिले तब हम जानवरपन को निकालें। अभी हमारी हालत ऐसी है, इसलिए हम जानवर ही हैं। बट जब आप करेक्टिव मेथड्स और 3 स्टेप ब्रीदिंग अप्लाई करते हो तब जाकर के आपका सेंटर 1 सेक्शन 1 डेवलप होता है, सेक्शन 2 बी डेवलप होता है, एंड माइंड फ्लोज पीसफुली एट दिस स्टेज। और तब 24 घंटे आपका माइंड फ्लो ही करता है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता है जहां पर भी जाते हैं। इसी को शायद अटेंशन बोलते थे कृष्णमूर्ति, इसी को शायद अवेयरनेस बोलते थे जहां पर भी तुम्हारा माइंड जा रहा है उसी थॉट को परस्यू करो। लेकिन करें कैसे उस थॉट को परस्यू? हमारा माइंड तो कहीं और भी जाता है, इसको हम नहीं परस्यू करना चाहते। कॉन्सेंट्रेशन इज नेचुरल एट दिस स्टेज। इसलिए कृष्णमूर्ति किसी को देखते थे तो देखते रहते थे, और वो बंदा बोलता था, वो मेरे अंदर झांक लेता था, एज इफ मैं जानता नहीं हूं लेकिन वो देख लेता था सब कुछ। दैट इज बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन नेचुरल हो जाता है स्टेज पे। थोड़ा सा माइंड, कॉन्शियस माइंड के बारे में लिख रहे हैं। माइंड नंबर 1 दैट इज कॉन्शियस माइंड हैज इनहेरेंट क्वालिटी टू मेक पिक्चर्स एंड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डूइंग सो इज इम्पॉसिबल, एंड इफ डन is detrimental, for it amounts to paralysis of mind section 1। हर मोमेंट, जैसे जानवर होते हैं ना, बहुत सतर्क होते हैं, बहुत ही सतर्क होते हैं। जरा सा क्लिक हुआ कुत्ता जग जाता है, जंगली जानवर खट से जग जाते हैं। जरा सा कहीं कुछ शिफ्ट हुआ, बिकॉज उनको क्या काम होता है पता, हर सेकंड पिक्चर्स ले रहा होता है हमारा माइंड, एक एक सेकंड में, ये उसका काम है। अगर आपने उसको जबरदस्ती फोर्स करके पिक्चर लेवाने से मना कर दिया तो वो दिमाग खराब हो जाएगा। जैसे कैमरा है, उसका काम है फोटो लेना, लेकिन आप कैमरे को बटन को दबा दो या कुछ करो कि नहीं फोटो मत लो, ये उसका नेचुरल काम ही है फोटो लेना, उसको स्टोर करना, हर समय की मेमोरीज, आवाज़ क्या हुई, फोटोज़ क्या हुई, इस मोमेंट में क्या हुआ, ये उसका काम है। अगर उसको नहीं करने देंगे तो डेट्रीमेंटल होगा माइंड के लिए, आपके सेक्शन 1 के लिए। और वहीं आपका सेक्शन 2, जो माइंड का सेक्शन 2 है, हैज़ इनहेरेंट क्वालिटी टू कॉन्सेंट्रेट। सेक्शन 2 का काम है कॉन्सेंट्रेट करना। मैं पढ़ रहा था, रामकृष्ण को ये साफ साफ पता नहीं था कि माइंड सेक्शन 1 अलग है, सेक्शन 2 अलग है, इसलिए वो बेचारे शिफ्ट करते रहते थे। एक बार तो वो बैठे कहीं किसी बहुत खूबसूरत चिड़िया, बर्ड्स को उड़ते हुए देख रहे थे, वो देखते देखते गिर गए, सेक्शन 2 में चले गए, फ्रैक्चर हो गया था हाथ। एक बार उनके दांत टूट गए, जैसे बेहोश हो जाता है, ऐसा उनका कंडीशन था। ही यूज्ड टू गो बट ही डिड नॉट नो ये शिफ्टिंग हो रहा है। बाद में बोलते भी थे, जो स्टेट में मैं गया था उसकी तो कल्पना ही नहीं कर सकते तुम लोग। तो ये अलग सेक्शन का काम है कॉन्सेंट्रेट करना। इट कैन नॉट मेक फ्रेश एवर चेंजिंग पिक्चर्स लाइक माइंड 1। और जो आदमी मेडिटेशन वाले सेक्शन 2 में जाता है वो कभी भी सेक्शन 1 की तरह काम नहीं कर सकता। उसका काम ये है ही नहीं कि आसपास की चीजों का फोटोग्राफ ले। इट कैन टेक any pictures given by number 1 and understand its meaning and purpose, and in turn illuminate number 1, which becomes the knowledge for number 1। वो एक काम कर सकता है हमारा सेक्शन 2। जब कोई भी एक थॉट या एक आइडिया या एक पिक्चर उसको दे दिया आपने,
तो वो जाता है माइंड सेक्शन 2 में, जहाँ मेडिटेटिव स्टेट होती है, और उसका एग्जैक्ट डीप अवेयरनेस जो चीज़ वो है वो लेकर आपको दे देता है। फिर वो सेक्शन 1 को देता है, मतलब हमारे कॉन्शियस माइंड को देता है, फिर हम लोगों को बताते हैं। इसीलिए डीप मेडिटेशन में जो चीज़ हमको मालूम पड़ सकती है वो चीज़ सोच करके, पढ़ करके कभी नहीं मालूम पड़ सकती। ये पॉसिबिलिटी हमारे ह्यूमन ब्रेन में है। इसको अलग टाइप के आइंस्टीन्स ने, अलग टाइप के साइंटिस्ट्स ने खोजा है। उनको बोलते थे बुद्ध, नानक्स, उनके लिए अलग कैटेगरी थी, और उसमें हम सब जा सकते हैं। कल और पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया हो तो ये नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसको दबा देंगे, और एक बेल बटन आता है ब्लैक कलर का, उसको प्रेस कर देंगे तो ये वीडियोस आपको फटाफट आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। और हाँ, अगर आप डोनेट करते हैं तो ये वीडियोस हमेशा के लिए फ्री रहेंगे। थैंक यू सो मच।